नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश में अल्पसंख्यकों को लेकर अमेरिकन प्रेस द्वारा सवाल पूछा गया। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां अमेरिकी रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने लगे। इसी दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि दुनिया भर के नेताओं ने लोकतंत्र को बचाए रखने का संकल्प लिया है, ऐसे में आप और आपकी सरकार मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को बेहतर करने और फ्री स्पीच को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है और जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान के रूप में शब्दों को ढाला है। जब हम लोकतंत्र को जीते हैं तब भेदभाव की बात ही नहीं आती। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित किया है, लेकिन जहां एक तरफ उनका जोरदार स्वागत हुआ और सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, तो वहीं इस बीच कई अमेरिकी नेताओं ने भारत में अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों को लेकर सवाल भी उठाए। इसी कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा कि अगर पीएम मोदी से बात होती तो मैं उनसे भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता। वहीं दो अमेरिकी सांसदों ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के साथ ही देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बहस शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब बीजेपी के मुस्लिम प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा कि मैं पीएम मोदी के नेतृत्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं एक भारतीय मुस्लिम हूं और अपने देश और पार्टी के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी जरूरी मंचों पर बोलता हूं। जब हम सुनिश्चित करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिले, 11 करोड़ को शौचालय मिले, 11 करोड़ घरों को नल के पानी का कनेक्शन मिले, 35 मिलियन गरीबों को कंक्रीट के घर मिले, तो ये सब मैरी, मैथ्यू, मोहम्मद, माधव, शिल्पा और सुल्ताना को बराबर मिलता है। उन्होंने आगे लिखा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है जिसने यहूदी विरोधी टिप्पणियां की हैं, इस्लामी कट्टरपंथियों को संरक्षण दिया है और उक्त विषय पर बोलने के लिए उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने ये बयान अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के ट्वीट के जवाब में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को गले लगाया है और पत्रकारों, मानवाधिकार की पैरवी करने वालों को निशाना बनाया है। इसलिए मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी के व्हाइट हाउस में हुए भव्य स्वागत को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की कूटनीति और वैश्विक संबंधों की जीत बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के स्वागत का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत उनके कूटनीतिक सिद्धांतों की सफलता को रेखांकित करता है। देश में जनता के नेता और वैश्विक मंच पर करिश्माई राजनेता मोदी को जो सम्मान दिया गया वह सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी स्वागत समारोह का एक वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मुझे याद नहीं है कि विश्व के किसी भी नेता को व्हाइट हाउस में इस तरह का स्वागत मिला हो। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी वीडियो शेयर कर कहा कि गर्व महसूस कर रहा हूँ। आज 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार से संबंधित सवालों को दरकिनार रखा जाएगा और साझा मुकाबले की रणनीति पर ध्यान केंद्रित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी पार्टियां इस बात पर भी सहमत हैं कि पहला लक्ष्य बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इस बैठक में केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे को लेकर अडिग रहते हैं या नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज पार्टी बैठक में अध्यादेश का मुद्दा उठाने वाली है। बैठक में अगर कांग्रेस ने राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ आपका समर्थन करने का ऐलान नहीं किया तो आम आदमी पार्टी विपक्ष की मीटिंग से वॉकआउट भी कर सकती है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी किसी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगी। बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बुलाई गई है। इसमें पहले से निर्धारित एजेंडे पर बात होगी। कांग्रेस ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर लाया गया
केंद्र सरकार के अध्यादेश वाला बिल जब संसद में लाया जाएगा तो तभी इस पर रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी सूत्रों ने ये भी संकेत दिया है कि कांग्रेस संसद में अध्यादेश का विरोध कर सकती है। इसके अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सांठगांठ का मुद्दा उठा सकती हैं। आज पटना में होने वाली विपक्ष की महाबैठक में शामिल होने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रखी गई शर्तों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल की शर्त पर कहा, अध्यादेश का विरोध सदन में होता है लेकिन इसका प्रचार बाहर नहीं होना चाहिए। वो इसका बाहर इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सदन में अध्यादेश पर बात होनी चाहिए। हम लोग सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर हम आज मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में सभी विपक्षी दलों की बीजेपी के खिलाफ एक राय बनेगी और इससे संदेश जाएगा कि बीजेपी को हराना है। वहीं इससे पहले दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल पर विपक्षी एकता को तोड़ने का बहाना ढूंढने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में उनके जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने दिल्ली सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि यह नेताओं और देश की चिंता करने वालों की बैठक है, सौदेबाजों की बैठक नहीं है। राजनीतिक सौदेबाजी की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इसकी आदत नहीं है। आज पटना में होने वाली महाबैठक को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई ये बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को चरितार्थ करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को चुनावी सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन विपक्षी दलों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वे राज्य में अपने लक्ष्य के प्रति सही मायने में चिंतित और गंभीर हैं। आपको बता दें कि मायावती को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। इसके अलावा तेलंगाना की बीआरएस, ओडिशा की बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी बैठक में भाग लेने का आमंत्रण नहीं दिया गया। इसे लेकर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि हमने सिर्फ उन दलों को आमंत्रित किया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। आज पटना में होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बारात तो सजाई जा रही है लेकिन दूल्हा कौन है। आपको बता दें कि पटना में हो रही विपक्ष की बैठक को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि हमने भी सुना है कि नीतीश बाबू 2024 के लिए पटना में बारात सजा रहे हैं, लेकिन पटना की इस बारात का दूल्हा कौन है, यही तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। नीतीश बाबू, अरविंद केजरीवाल सभी मिलकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनमें राहुल गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी भी शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का 2 कारणों से जमावड़ा है। पहला, नरेंद्र मोदी जी का विरोध और दूसरा, अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। हिंदुस्तान उससे आगे निकल गया है। अब हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो भारत का मान कितना बढ़ता है, ये मोदी जी की अमेरिका यात्रा में दिखाई दिया है। भारत मोदी जी की अगुवाई में बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी सामरिक ताकत और बड़ा बाजार बन रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा का ज्वाइनिंग लेटर नामंजूर करने के बाद इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हत्याओं, हिंसा और झड़पों पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाए जाने के बाद भी राजीव सिन्हा राज्यपाल के सामने पेश नहीं हुए। इसके कुछ घंटों बाद राज्यपाल ने बुधवार रात को सिन्हा का पदभार संभालने का पत्र राज्य सरकार को लौटा दिया था। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार 22 जून को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस भरोसे के साथ की थी कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पंचायत चुनाव कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग उनकी स्पष्ट निष्क्रियता से निराश हैं। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंसा हुई है। एसईसी को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उसे निष्पक्ष माना भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त के पास पुलिस और मजिस्ट्रेट को निर्देश देने के अधिकार हैं। बंगाल राज्य चुनाव आयुक्त से दायित्व निर्वहन की उम्मीद करता है। एसईसी सड़कों पर बहे मानव रक्त की हर बूंद के लिए जवाबदेह है। लोग कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई का बहाना नहीं। बंगाल के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए बोस ने यह भी कहा कि मानव रक्त को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।